अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तामील इरशाद मल्टी मीडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान शेख तजम्मुल। नाजरीन, आज हम टंगमर्ग इलाके में बैठे हुए हैं। हमारे साथ सरकर्दा साबिक ट्रेड यूनियन लीडर और सरकर्दा सिविल सोसाइटी मेंबर अब्दुल क़य्यूम वानी साहब हैं। हम आज उनके इलाके में आए हुए हैं ताकि टूरिज़म के हवाले से जो सूरत हाल है गुलमर्ग, टंगमर्ग और जो मुल्हिका इलाका जात हैं उस पर उनके साथ बात करें। क़य्यूम साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। ज़रा थोड़ा सा बताएं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद अब थोड़ा नरमियाँ बरतना शुरू हो गई हैं हुकूमत की जानिब से और सयाहती सेक्टर को थोड़ा सा बहाल किया जा रहा है। अभी हुकूमत इस हवाले से कोशिश कर रही है और प्राइवेट सतह पे भी जो हैं हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं या सयाहत से जुड़े जो लोग हैं उन्होंने भी सरगर्मियाँ करना शुरू कर दिया है। तो आप हमें बताएं कि आपका जो इलाका है ये सयाहती एतबार से कश्मीर का, बल्कि जम्मू कश्मीर का, बल्कि पूरे भारत का एक सबसे बेहतरीन इलाका है, तो क्या कुछ हो रहा है यहाँ? देखिए, जहाँ से कोविड-19 के बाद यहाँ टूरिज़्म काफ़ी हिट हुआ है, तो अब अल्लाह का करम है कि आज लगता है कि कोविड में कोई थोड़ा नरमी है, टूरिस्ट भी आने लगे हैं। सही। मुझे लगता है जो गुलमर्ग है ये इंटरनेशनल लेवल पर एक, मेरे ख्याल में एक ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसका कहीं कोई मुतबादिल नहीं है। सही। तो मेरा मानना है कि जो यहाँ गुलमर्ग ही नहीं, हम सिर्फ कहते हैं कि गुलमर्ग टूरिस्ट रिजॉर्ट है, लेकिन अगर हम टंगमर्ग और गुलमर्ग एरिया में जहाँ भी जाएं, दाएं जाएं या बाएं जाएं, हम हर जगह उस चीज़ को देखेंगे कि वहाँ नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल टूरिज्म है, उसको डेवलप और अपडेट करने की ज़रूरत है। सही। मैंने हर बार जब भी मुझे इस हवाले से बात हुई तो मैंने हर वक्त कहा है, जहाँ तक गुलमर्ग का सवाल है, हमें गुलमर्ग में जो ओरिजिनल चीज़ें हैं, जो नेचुरल है, जो एनवायरनमेंट, ओरिजिनल एनवायरनमेंट है, हमें उस एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करना चाहिए। अक्सर हम कहते हैं कि हम गुलमर्ग में बड़े बड़े होटल बनाएंगे, बड़े बड़े 5 स्टार होटल बनाएंगे। मेरे जो जहाँ तक मेरा मानना है, ये गुलमर्ग की ब्यूटी, गुलमर्ग के एनवायरनमेंट को ख़राब करने के बराबर है। ठीक है, यहाँ टूरिस्ट आते हैं, जहाँ फॉरेनर्स आते हैं या डोमेस्टिक टूरिस्ट आते हैं, वो वहाँ नेचर एंजॉय करने के लिए आते हैं, खाना पीने के लिए नहीं। अगर हमें होटलों को बनाना भी है, मेरा मानना है कि गुलमर्ग जो रोड है नारबल से गुलमर्ग तक, जो भी अकोमोडेशंस, होटल अकोमोडेशंस, वो नारबल और गुलमर्ग के बीच बननी चाहिए, ताकि जो भी हमारा टूरिस्ट आए, चाहे फॉरेनर आए या डोमेस्टिक वाला आए, दिन भर गुलमर्ग घूम के नेचर एंजॉय करके, पूरा प्योर एनवायरनमेंट और माहौल एंजॉय करके वो आएगा रात भर ठहरने के लिए। दूसरी बात यह है, गुलमर्ग के एडजेसेंट, गुलमर्ग के साथ साथ हमारे ऐसी कुछ जगह हैं, आप द्रंग को ले लीजिए, द्रंग के उस साइड आपको बद्रकूट आता है, वेरी ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस। बद्रकूट के साथ आपको गोगलडारा आता है, गोगलडारा के साथ ही हमारा चाकी फ्रेस्त्रिशी और एक एरिया है। अगर उन चीज़ों को अननोटिस्ड है, अगर हम उन चीज़ों को अपग्रेड करें इस हवाले से कि हम टूरिस्ट जो यहाँ फ्लो आएगा उसको गुलमर्ग कैटर नहीं कर पाता है। आप आज भी देख लीजिए, अगर हम गुलमर्ग में, आपने विंटर में देखा काफ़ी टूरिस्ट फ्लो आया, अकोमोडेशन नहीं मिलती थी, किसी को 25-25 हज़ार रुपये में भी किसी को कमरा नहीं मिलता था। उस हवाले से, और गुलमर्ग में सिर्फ इस वक्त अगर आप अकोमोडेशन ले लेंगे वहाँ 1500 रूम्स अवेलेबल हैं। अच्छा, अगर उस हवाले से सरकार को ये देखना चाहिए, उनको टूरिस्ट विलेजेस बनाने चाहिए, चाहे फेरोजपुरा है, चाहे द्रंग है, चाहे काजीपुरा है, चंदिलवारा है। अगर टूरिस्ट विलेजेस बन जाएंगे, सड़क के दाएं बाएं होटल, टूरिस्ट हट्स, अपार्टमेंट्स बन जाएंगे, ताकि अगर कोई टूरिस्ट यहाँ आए, वो शाम को उसको गुलमर्ग से वापस कहीं श्रीनगर या कहीं न जाना पड़े। उस हवाले से सरकार के पास बहुत सारे एवेन्यूज हैं, सरकार को उनको यूटिलाइज करके उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि टूरिस्ट फ्लो बढ़ जाए। ये मैं गुलमर्ग की बात ही नहीं करता। क़य्यूम साहब, अवामी मसाइल को उभारने, लोगों के मसाइल को उभारने का आपके पास एक वसी तजुर्बा है, कई दहाइयों तक आप ये काम करते रहे, अब सिविल सोसाइटी में है। क्या आपको नहीं लगता है सिविल सोसाइटी का इस हवाले से एक रोल बनता है कि वो हुकूमत को इस चीज़ की तरफ उनकी तवज्जो रागिब करें या उन्हें याद दहानी कराएं बार बार कि हमें टूरिस्ट विलेजेस कायम करने चाहिए, हमें टूरिज़्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर गुलमर्ग के अंदर नहीं बल्कि गुलमर्ग से बाहर कायम करना चाहिए, ताकि सयाह जब आएंगे तो जैसे आपने अभी कहा कि एक प्योर एंड नेचुरल फीलिंग उन्हें हो, एहसास हो, और फिर शाम को वापस आ जाएं, इन होटलों में बैठें, वहाँ खाना खाएं। देखिए, जो जहाँ तक सिविल सोसाइटी का ताल्लुक है, सिविल सोसाइटी का एक अहम रोल है।
मल्टी डायमेंशनल रोल है। इसमें हम देख लीजिए कि इस एतबार के हवाले से, हमारी इकोनॉमी के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से, हमने ड्रग्स के अगेंस्ट काम करने के हवाले से, करप्शन को ख़त्म करने के हवाले से, बहुत सारे मामला जो ऑनस्लॉट हमें चाहे पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो, उस हवाले से हम बात करते हैं। हमारा एक वसी सिविल सोसाइटी का वसी दायरा होता है, लिविंग असाइड पॉलिटिक्स एंड पावर पॉलिटिक्स। तो उस हवाले से हमने हर वक्त, अगर आपने देखा होगा, आपका तो ये मीडिया सेंटर है तामील इरशाद का, काफ़ी अल्लाह उसको तरक्की दे, ज़्यादा ज़्यादा आपको भी अल्लाह अपने रहमत अपने आगोश में रखें, अपने हिफाजत में रखें। आपका एक अहम रोल बनता है, आप निभाते भी अहम रोल है। उस हवाले से भी हमने हर सतह पर बात की। आज भी हम जब देख रहे हैं, जब टूरिज्म की बात करें, हमारे सामने वो भी लोग हैं, वो शिकारा वाला है, वो ऑटो वाला है, हमारा ट्रांसपोर्ट वाला है। हमने कहा टूरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप गुलमर्ग जाएं, वहाँ होटल देखें। टूरिज्म के साथ यहाँ का हर एक फर्द वाबस्ता है, चाहे ऑटो वाला ले लीजिए, यहाँ का दुकानदार ले लीजिए, यहाँ का गाड़ी वाला ले लीजिए, यहाँ का पोनी वाला ले लीजिए, ये सब इससे जुड़े हैं। लेकिन उनकी अब कमर टूट चुकी है। कुछ लोग जो टूरिस्ट के साथ इन्वॉल्व हुए हैं, वो इसको छोड़ना चाहते हैं। क्यों छोड़ना चाहते हैं? कि सरकार की तरफ से उनको कोई, जब उनको वो टूरिज्म का हिट हुआ, सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिलती है। कोई शिकारा वाला, उसको कल ही आपने देखा, मेरे ख्याल में एक वीडियो में है, किसी शिकारी हाउस बोट वाले का हाउस बोट डूब गया है, उसके पास शाम को खाने के लिए रोटी नहीं थी। वो उसने आपके अखबार के जरिए भी, मीडिया के जरिए भी सरकार से, क्योंकि कोई उसके पास गया नहीं। अगर हमें टूरिज्म को बचाना है, अगर हमें यहाँ के जो यहाँ के डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं, यहाँ हमारे फॉरेनर्स हैं, उनको यहाँ लाना है ताकि कश्मीर आए, यहाँ के नेचर को ऑब्जर्व करें, यहाँ के साफ सुथरे माहौल में एंजॉय करें, तो उस चीज़ के लिए जो लोग उस टूरिज्म के साथ वाबस्ता हैं, चाहे पोनी वाला हो, चाहे ऑटो वाला हो, चाहे टैक्सी वाला हो, शिकारा वाला हो, गाड़ी वाला हो, ड्राइवर हो, कोई भी हो, दुकानदार हो, तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को देख के, जो 2019 के बाद उनकी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी खराब हो गई, उन्होंने बैंकों से लोन लिया है, उस लोन पर कंपाउंड इंटरेस्ट चढ़ता है। और सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि अगर आप उनको मदद भी नहीं कर सकते हैं, कम से कम जो उन्होंने लोन लिया है उसका जो वेव ऑफ कर लीजिए, उसका जो इंटरेस्ट वेव ऑफ वो कहाँ से लाएंगे जब उनके पास नानी शबियन के लिए वो मोहताज है। तो जब टूरिस्ट फ्लो यहाँ आएगा वो कहाँ से शुरू करें? या अगर किसी को कोई नुकसान पहुंचा है, उसको सब्सिडी देके उसको बैंक के जरिए, जम्मू कश्मीर बैंक हमारी पर्सनल, ये तो यहाँ की अवामी प्रॉपर्टी है, जम्मू कश्मीर बैंक को यहाँ के लोगों ने अपने खून से उस इदारे को बनाया। कोई कहेगा मेरे इशारों पर, मेरे फूकों से इदारा इतना तरक्की पजीर हुआ, इसमें कश्मीरियों ने खून दिया, अपना पैसा उसमें लगाया। अब हमारी दुआएं उसके साथ है, आज भी हम करें। ये बैंक ये फले फूले, हमारे जो इदारे यहाँ हमारे अपने इदारे हैं फले फूले, तो जम्मू कश्मीर बैंक और बाकी सरकार की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो टूरिस्ट ट्रेड के साथ जितने भी लोग हैं, चाहे बड़ा होटलियर हो या छोटा टाबा वाला हो, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन जो खराब हो गई इस कोविड की वजह से, उसको ठीक करने के लिए सरकार को उनके माली पैकेज तो देना ही पड़ेगा। अच्छा सर, अभी जब हम श्रीनगर से आपके यहाँ आपकी रिहाइश की तरफ आ रहे थे, हमने देखा सड़क की भी हालत उतनी सही नहीं है, और दूसरा रास्ते में हमने देखा और कई लोगों से बात भी की, उन्होंने कहा कि जो स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई थी, हाँ, नारबल से लेकर गुलमर्ग तक, उनमें से 70% स्ट्रीट लाइट्स जो है वो नाकारा हो गई हैं। इंस्टॉलेशन के साथ साथ ही फिर उन्होंने काम करना छोड़ दिया, और हुकूमत ने आज तक इस हवाले से कोई इकदाम नहीं किया। और क्या क्या मसाइल दरपेश हैं हमारे इस गुलमर्ग इलाके या जो मुल्क का इलाका जाते हैं सयाहती? देखिए, जहाँ तक आपने स्ट्रीट लाइट्स का जिक्र किया है, ये मैंने भी देखा, इस पे करोड़ों रुपए खर्च किया गया है। लेकिन अगर किसी चीज़ पे सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके अगर उसका फ़ायदा लोगों को न पहुँचे, तो पैसा तो मेरे ख्याल में एम्बेजलमेंट है, वो ज़ाया हो रहा है। तो उस हवाले से इस वक्त भी आप देख लीजिए, जो बाबा ऋषि रोड पे काम चल रहा है, गुलमर्ग रोड पे काम चल रहा है, ऐसे काम चल रहा है कि अगर कोई गुलमर्ग जाए, बाबा ऋषि जाए, उसके लिए उन्होंने नहीं रखा है कि जो इस वक्त टूरिस्ट आ रहा है, ताकि उसको भी कोई तकलीफ न पहुंचे, उसको भी सरकार नहीं देखती है। दूसरी बात यह है कि गुलमर्ग में इस रोड पे आप देख रहे हैं, टूरिस्ट जब आते हैं, आप अगर श्रीनगर से निकलेंगे तो आपको गुलमर्ग तक कहीं भी आपको कोई टॉयलेट पॉइंट नजर नहीं आएगा। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। अगर कोई टूरिस्ट आता है, अगर वो किसी होटल में जाएगा, उसको पहले वहाँ तो कुछ खाना पड़ेगा, तो फिर टॉयलेट यूज करनी पड़ेगा, अदरवाइज तो इतना बड़ा बशरी के लिए उसको जाना पड़ेगा, होटल वाले उसको अलाउ नहीं कर पाते हैं। उस चीज़ को भी सरकार ने नहीं देखा है। दूसरी बात है, यहाँ टंगमर्ग में मैं रहने वाला हूँ, यहाँ ही पला बड़ा हूँ। टंगमर्ग में आप देख लीजिए, जो पोनी वाले हैं, घोड़े वाले हैं, जो ये गाइड्स हैं, अगर आप देखेंगे, अक्सर तो विंटर टूरिज्म यहाँ
पिछले साल भी बहुत अच्छा रहा है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी अच्छा हो जाएगा। उनके लिए कहीं आप नहीं देखोगे कहीं कोई शेल्टर शेड है उनके लिए। अच्छा। क्योंकि आप देखिए जब टंगमर्ग में आप किसी वक्त आए, वो टंगमर्ग आएंगे विंटर में, तो आप देखेंगे वो जब बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी के बीच वो सड़क पर खड़े होते हैं। अगर वहाँ कहीं उनका कोई शेल्टर शेड हो, टूरिस्ट गाड़ी आए, वो सब फिर उसमें दौड़ते हैं, कोई मैकेनिज्म वहाँ नहीं है। हाँ। एक गाड़ी पर सारे लोग, क्योंकि वो सड़क पर खड़े होते हैं बैठने के लिए, क्योंकि वहाँ भी एक सिस्टम रहे। अगर गाड़ी आए, ये 4 लोग, ये 5 लोग वहाँ जाएं, दूसरी गाड़ी आए, जिस तरह हम कोई मतलब बटमालू में या कोई आड़ी में देखते हैं, ये इस गाड़ी का नंबर है, ये जाए, ये इस आदमी का नंबर है, ये जाए, ये इस घोड़े वाले का नंबर है, ये घोड़े वाला जाएगा। तो इसमें फिर जो टूरिस्ट भी वो अपने आप को, उसको भी लगता है ये सब लोग मुझ पर जबड़ पड़े हैं, पता नहीं इसमें कोई माल प्रैक्टिस ना हो, इसमें कोई मामला ना हो। उस चीज़ को भी सरकार को देखना चाहिए, ताकि ये पोने वाला, ये भी इस टंगमर्ग इलाके का रहने वाला, ये मैंने इससे पहले भी सरकार से एक गुजारिश की थी कि आप, उन्होंने कहा था हम गुलमर्ग में प्लाट्स दे देंगे। मैंने कहा कि गुलमर्ग में हम जंगली एरिया में रहते हैं, यहाँ जब खतरा जंगली जानवर आते हैं सबसे पहले तो इसका नुकसान हम लोगों को उठाना पड़ता है। वी बिलोंग टू द एरिया। अगर आपको गुलमर्ग डेवलप करना है, गुलमर्ग में आपको हटमेंट्स, मैं कहता हूँ गुलमर्ग में होटल नहीं बनने चाहिए, अगर बने भी वो लकड़ी के हट्स बनने चाहिए, क्योंकि उससे वो जो नेचुरल ब्यूटी, जो एनवायरनमेंट, उस पर तो मतलब बुरा असर नहीं पड़ेगा। उसमें टंगमर्ग के जो जितने पढ़े लिखे लोग हैं या घोड़े वाले हैं या और कोई है, अगर उनको आप 50% जो प्लाट्स हैं अगर उनको दिया जाए, सब्सिडाइज किया जाए, तो क्या हमारे लोग करने के, ये जरूरी नहीं कि हम बाहर से लाएंगे, दिल्ली से, बम्बई से लाएंगे, उसको बोलेंगे आप 5 स्टार होटल बनाया। हमारा बेटा, हमारा बच्चा जो पढ़ा लिखा है, ये इसका बनता है, इसका फर्ज बनता है, वी बिलोंग टू द सॉइल, उनका फर्ज बनता है। सरकार को चाहिए उस लेवल पर कोई एक मैकेनिज्म तैयार करे, ताकि यहाँ के बेरोजगारों को नौकरी के बजाय टूरिज्म में भी हम लाखों लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं, बशर्ते कि हम में वो स्ट्रांग विल हो, हम में कमिटमेंट हो, हम में सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो। सही। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगा। जब आज से 10 या 20 साल पहले की बात करेंगे, गुलमर्ग एरिया जो आपका गुलमर्ग है या उससे नीचे वाले जितने भी इलाके हैं, यहाँ पे धान की काश्त ज़्यादा होती थी। अब यहाँ पे हॉर्टिकल्चर आ गया है। हमने देखा रास्ते में चरी बेच रहे थे लोग, खोबानी बेच रहे थे, अभी आड़ू बेच रहे थे, जो शायद उनके बागात से आता है वो प्रोडक्ट। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आप फिशरीज़ का, क्योंकि पानी बड़ा साफ़ और शफाफ और सर्द है। ट्राउट फिश का जो जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसके पॉन्ड्स लगाए जा सकते हैं। इसी तरह से जो है मेगसबानी या बी हाइव्स पालने का। तो इस एतबार से आपको क्या नहीं लगता है कि सिविल सोसाइटी को हुकूमत की रहनुमाई करनी चाहिए, ताकि जो हमारे पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान हैं, जो सरकारी नौकरियों के लिए हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, उनके लिए रोज़गार के मौके पैदा हो सके? देखिए, मैं आपकी बात, बिल्कुल अच्छा सवाल आपने किया है कि मुझे लगता है कि यहाँ जो सरकार, हर एक महकमा कहता है कि हमने ये, चाहे फिशरीज़ का महकमा और कोई हार्टिकल्चर का महकमा, एग्रीकल्चर का महकमा, कोई भी टूरिज्म के साथ कोई जुड़ा, किसी को हाउस बोट के लिए लाइसेंस की ज़रूरत हो, किसी को गेस्ट हाउस के लिए लाइसेंस की ज़रूरत हो, रेड टेपिज्म और फेवरिटिज्म का इतना हाल है। अगर कोई बच्चा चाहने के बावजूद भी वो कोई हाउस बोट बनाना चाहे या कोई गेस्ट हाउस, अपने मकान को गेस्ट हाउस में चेंज करना चाहे, इतना सरकारी तवालत है, सरकारी दफ्तरों में इतना उनको तंग तलब किया जाता है। मतलब सिंगल डोर सिस्टम पे, सिंगल विंडो सिस्टम का तरीका यहाँ नहीं है। अगर किसी को लोन भी लेना हो तो लोन लेते लेते वो इतना थक जाता है, जितने जो उसने अगर 50% उसने कोई खर्च भी किया, वो कागज ही वहाँ छोड़ता है, फिर भाग आता है। तो सरकार उस हवाले से क्योंकि आज लोग इसमें नहीं जाते हैं, इसी वजह से नहीं जाते। हमें जब अखबार में पढ़ते हैं यहाँ फिशरीज प्लांट के लिए इतनी सब्सिडी, अगर कोई ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, उसको इतना फ़ायदा मिलेगा, गेस्ट हाउस के लिए इतना फ़ायदा मिलेगा। मैं खुद भी, मैंने एक दोस्त की मेरे टूरिज्म डिपार्टमेंट में काम था, तो मैं भी उसके साथ गया हूँ पिछले साल, लेकिन मैंने देखा दफ्तरी तवालत की वजह से लोग इसकी तरफ राग़िब नहीं होते, वरना इतना पोटेंशियल है यहाँ, हार्टिकल्चर का पोटेंशियल है यहाँ, फिशरीज़ का आपने देखा है कितना साफ शफाफ पानी है। और दूसरी बात जो सिविल सोसाइटी के एतबार से मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो नेचुरल पानी हमारे पास था, मैं आपको कहता हूँ आज से 20 साल पहले हम कभी नल का पानी नहीं पीते थे। जो हमने पॉन्ड्स घर में बनाए उसका पानी नहीं पीते। हम शाम को जब हम खाना डिनर का एहतमाम करते थे तो उसी वक्त नदी पर जाते थे, वहाँ से साफ पानी लाते थे और पीते थे। आज आप देखो, सरकार जब है,
सरकार को यह पता है कि फिरोजपुर नाला में भी आज गंदगी डाली जा रही है। फिरोजपुरा में भी आप पानी पीने की बात ही नहीं, आप वुजू नहीं कर, इस्तिंजा हम नहीं कर सकते हैं इस पानी से। इतना पानी हमारे पास है, इसको अगर आप कहेंगे कि हम इसमें फिशरीज बनाएंगे, इतनी गंदगी है तो वो मछलियाँ कहाँ उसमें आएंगी। सरकार ने इस हवाले से सरकार की तरफ से जिसका भी कोई मतलब आउटलेट है, बाथरूम का, टॉयलेट का, गंदगी का, वो हर जगह नदी नालों में जाता है। सिविल सोसाइटी के हवाले से मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, इतने बड़े आप कानून बनाते हैं, इतना बड़े आप चीज़ें करते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह ने हमें रहमत से नवाजा था, इस पानी से नवाजा था, इस रियासत को खासकर ये जन्नती बेनज़ीर को नवाजा था, और इस पानी को हमने इतना गंदा बनाया है, हम पैर नहीं धो सकते हैं इस पानी से, जिसको हम ऐसी नदी में मुंह लगा के पीते थे किसी ज़माने। तो उस चीज़ की तरफ भी सरकार का ध्यान पड़ना चाहिए। ऐसी चीज़ों से हमारी जो बरकत होती है, किसी चीज़ में हम कहते हैं उसकी बरकत ही खत्म होगी। ये तो इसी चीज़, जब हमने कुदरत की दी गई नियामतों की हमने कदर नहीं की, तो ऐसे चीज़ें, तो ऐसे मुसीबतें तो आती हैं, ऐसी बलाई तो आती है, ऐसी कोविड ये तो आता ही रहेगा। और इससे दूसरी बात है, मैंने इससे पहले भी कहा था, टंगमरग में जो पानी है, जो ये इस एरिया को पानी जाता है नाल से, तो कोई फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं था। पिछले 4-5 साल से हम बिल्कुल नदी में ये पाइपें लगाते, इसमें चूहे भी आते थे, उसमें बिल्लियाँ भी मर जाती थी, उसमें गंदगी भी आती थी, हमारे नलकों से निकलती है। हाइजीनिक वाटर, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग क्यों उसको कहते हैं? जो ये पानी घर को दिया जाएगा, यहाँ पिछले साल तकरीबन इंटेस्टाइनस की बीमारी होगी। पानी अगर आज भी आप देखोगे, मेजॉरिटी जो यहाँ की विलेजेस हैं, उनमें जो पानी जाता है वो प्यूरिफाइड पानी नहीं है, वो हाइजीनिक पानी नहीं है, या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का पानी नहीं, नल से नदी नाले में पाइप लगाते हैं, लोगों को पानी देते हैं। ये हमें ये भेड़ बकरियां समझते हैं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये पॉलिटिशियन लोग भी ऐसे हैं, जब इलेक्शन की बात आती है तो सोने और चांदी की बात करते हैं, शहद की नहरों की बात करते हैं, जब इक़्तिदार ले जाते हैं तो फिर मज़े, आज भी उनको सिर्फ इक़्तिदार के मज़े चाहिए, न लोगों की फिक्र है, न लोगों के जज्बात की फिक्र है, न लोगों के एहसासात की फिक्र है। और हमारा हक बनता है एज ए सिविल सोसाइटी चेयरमैन, जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम के चेयरमैन, हमने फैसला लिया है, हमारी कमिटमेंट है, जहाँ ज्यादती होगी, जहाँ जुल्म होगा, जहाँ रेटिज्म होगा, जहाँ करप्शन होगा, जहाँ ड्रग्स की बात होगी, जहाँ शराब खाने खोलने की बात होगी, टूथ एंड नेल हमारी जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी। और जितना हमें, अगर उससे हमें हमारी तकालीफों का भी सामना करना पड़े, वो डोंट केयर फॉर दैट। बहरहाल क़य्यूम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना बहुत ही कीमती वक्त दिया और आपने कई ऐसे मसाइल उभारे जिनसे हमें आज अंदाज़ा हुआ कि आप नेचर से कितना प्यार करते हैं, आपको कितना फितरत से मोहब्बत और उन्स है। हम यही उम्मीद करेंगे सरकार से, या जो हमारे अरबाब इक़्तिदार हैं, वो आपके ज़रिए से उभारे गए जो तमाम निकात हैं उन पर संजीदगी से गौर फ़िक्र करेंगे, क्योंकि आपने जैसा बजा फरमाया कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, ख़ासकर वादी कश्मीर में पोटेंशल या सलाहियत की कोई कमी नहीं है। वो जो इकबाल ने कहा है, नहीं है एक नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साकी। तो हमारी वादी तो बिल्कुल बहुत ज़रख़ेज़ है हर एतबार से। तो हमारे यहाँ नौजवानों को शायद ही कभी सरकारी नौकरी की याद आएगी अगर बाकी जो अलाइड सेक्टर्स हैं, टूरिज़म के साथ या हॉर्टिकल्चर के साथ या फिशरीज़ के साथ, अगर उन पर तवज्जो दी जाए। तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जो अरबाब इक़्तिदार है वो आपकी तरफ से उभारे गए निकात पर संजीदगी से गौर करेंगे और ये जो आपने बातें की इन पर अमल करेंगे और यहाँ के आवाम को जो इलाके गुलमर्ग है जितनी भी सहूलियात दरकार हैं वो उन्हें मुहैया करेंगे। आपका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान शेख तजम्मुल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।